अरे मोनी, सुना है छोटी बहू बहुत टैलेंटेड है। जब वो आएगी तो देखना हमारा घर एकदम चमक उठेगा। सही कहा मम्मी, तब बड़ी भाभी को आराम मिलेगा। वैसे भी बड़ी भाभी का स्टाइल बहुत सिंपल है। नई भाभी आएगी तो थोड़ा फैशन भी घर में आएगा। तब नई बहू स्टाइलिश भी हो गई। मुझे तो जैसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। जब से शादी तय हुई है सब उसकी ही बातें कर रहे हैं। कमला और मोनी की बातें सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगता है। वो अब खुद में सोचने लगी कि उसकी वैल्यू घर में अभी से ही कम होने लगी है। अरे कमला, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी नई बहू बहुत एडवांस है। देखना ये पुराना ज़माना तो अब गया, नई बहू आएगी तो इस घर में सब बदल जाएगा। अरे लगता है अब बड़ी बहू को छुट्टी मिल जाएगी। कमला, अब तुम बड़ी बहू को आराम करने देना। मुझे तो जैसे अब से ही सबने गिनना छोड़ दिया है। मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। उसी समय कमला मोहिनी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मोहिनी ने शादी के शगुन में सास, ननद और जेठानी के लिए गिफ्ट्स भेजे थे। अब गिफ्ट्स की बातें पूरे घर में हो रही थी। बहू, तेरी पसंद तो कमाल की है। इतनी सुंदर साड़ियाँ तो मैंने आज तक नहीं देखी। मम्मी, मेरी नई भाभी तो बेस्ट है। देखो, उन्होंने मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस भेजी है। बड़ी भाभी ने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनीता किचन से ये सारी बातें सुन रही थी। वाह, अब तो मेरे ऊपर ताने भी शुरू हो गए, जैसे मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। कमला, नई बहू के गिफ्ट ने तो सबका दिल जीत लिया भाई। अरे लगता है बड़ी बहू को अब कंपटीशन मिलने वाला है। कमला, अब तुम संभालना अपनी दोनों बहुओं को। ये सब सुनकर अनीता अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसे लगा कि उसकी अहमियत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। मुझे अब अपनी इम्पोर्टेंस साबित करनी होगी, नहीं तो ये सब तो मुझे भूल ही जाएंगे। शादी का दिन करीब आ रहा था। पूरे घर में भाग दौड़ मची हुई थी। अनीता ने ठान लिया था कि वो अब खुद सारी जिम्मेदारियां संभाल कर परिवार में अपनी अहमियत साबित करेगी। मोनी, तुमने मिठाइयों के डिब्बे ठीक से रखे हैं ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे भाभी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? नई भाभी आ जाएगी फिर सब अपने आप हो जाएगा। तुम बस बातें बनाओ, मुझे ही सब देखना पड़ेगा। अनीता, तुम्हें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू आ जाएगी तो वो सारा काम संभाल लेगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन तब तक तो मुझे ही सब करना होगा ना। अनीता ने खुद पर जिम्मेदारी ले ली। वो हर छोटी बड़ी तैयारी में जी जान से लगी रहती है। पूरे घर को सजाना, अंकित को तैयार करना, हर काम में उसकी भागदौड़ हो रही थी। अब शादी के बाद मोहिनी पहली बार ससुराल आई। अनीता ने उसके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए थे। उसने गेट से लेकर कमरे तक फूलों की पंखुड़ियाँ बिछाई थी। वाह अनीता, तुम्हारी तैयारी तो लाजवाब है। बहू का ऐसा स्वागत आज तक नहीं देखा भाई मैंने। अनीता बहू, तुमने तो हमें इम्प्रेस कर दिया। अब देखना नई बहू भी तुम्हारी तारीफ करेगी। हाँ बहू, अच्छा किया है, पर अब जरा नई बहू को अंदर तो ले आओ। नई भाभी, अब आप आ गई हो तो बड़ी भाभी को अब तो अपने सारे कामों में फुर्सत मिल जाएगी। मुझे किसी और की तारीफ से खुशी नहीं मिलेगी। जब तक मेरे अपने परिवार वाले मेरी तारीफ नहीं करेंगे तब तक मेरी सारी मेहनत बेकार है। मोहिनी के ससुराल में कदम रखते ही जैसे सब उसकी तारीफ में डूब गए। पूरा घर मोहिनी को घेर कर बैठा हुआ था। हर कोई उससे बातें करने में व्यस्त था। इस बीच अनीता को कैसे भुला दिया गया था। अब रात को अनीता ने रमेश के सामने अपने दिल की बात रखी। सुनिए रमेश, मैंने इस घर के लिए अपनी जिंदगी दी थी, लेकिन आज सब मुझे भूल गए। सब नई बहू की तारीफ कर रहे हैं। अनीता, तुमने हमेशा सबके लिए किया है। सब जानते कि तुम कितनी मेहनती हो, लेकिन मुझे क्या मिला? किसी ने मेरी अच्छे से तारीफ तक नहीं की। अब घर में मेरी अहमियत नई बहू से कम होने लगी है। अनीता, नई बहू नहीं है, सबका ध्यान उसके ऊपर है। लेकिन तुम फिक्र क्यों करती हो? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अनीता के मन का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को काम में व्यस्त रखने का फैसला किया। अरे मोहिनी, तेरी माँ तो कह रही थी तू बहुत अच्छा गाती भी है। कोई गाना सुना दे बेटा। हाँ भाभी, आपके गाने से शादी की सारी थकान मिट जाएगी। वैसे भाभी, आपकी मेहंदी तो खूब गहरी रची है। इसमें अंकित भैया का प्यार झलक रहा है। आपसे मजाक कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा गाना गाना नहीं आता मम्मी जी। अब मोहिनी सबको एक भजन गाकर सुनाती है, जिससे ससुर उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, छोटी बहू तो बहुत टैलेंटेड है। कमला, ये तो ऑल राउंडर निकली।
बिल्कुल सही कहा। अब देखना घर कैसे चमक उठेगा। दूर खड़ी अनीता ये सब देख रही थी। उसे अब खुद में यकीन होने लगा कि अब उसकी वैल्यू सबकी नज़रों में ख़त्म हो गई है। सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और मुझे तो जैसे कोई जानता ही नहीं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। मेरी इम्पोर्टेंस ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। अगली सुबह घर में चहल पहल थी। सब लोग जल्दी उठ गए थे। अनीता ने सबको अच्छे से तैयार करके नाश्ता कराया, लेकिन तभी कमला सबके सामने आकर ऐलान करने लगी, आज मेरी छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म है। मैंने सुना है उसके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, तो सब तैयार रहना, आज खाने का असली मज़ा आएगा। हाँ कमला, सही कह रही हो। मुझे भी नई बहू से बहुत उम्मीद है। मम्मी, बड़ी भाभी के हाथ का खाना तो हम रोज़ खाते हैं, अब नई भाभी के हाथ का खाना टेस्ट करना है। अनीता ने सबकी बातें सुन ली। उसे लगा कि अगर मोहिनी का खाना अच्छा बना तो सब उसी की तारीफ करेंगे। अगर आज सबने उसकी तारीफ की तो मेरी वैल्यू और कम हो जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। अब मोहिनी किचन में आई। अनीता पहले से ही वहाँ थी। वो अब मोहिनी को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगी। अरे मोहिनी, तुम्हारे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है। अगर तुमने किचन का काम किया तो ये हल्की पड़ जाएगी और फिर देवर जी को ये पसंद नहीं आएगी। दीदी, ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी पहली रसोई तो बनानी पड़ेगी ना। अरे मोहिनी, मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस खड़े होकर बताती रहो, खाना मैं बना देती हूँ। लेकिन दीदी, ये तो मेरी रस्म है, सब क्या कहेंगे? अरे सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारी मेहंदी हल्की हुई तो घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। बस मुझे गाइड कर दो। वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ना, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है दीदी। मोहिनी ने अनीता की बात मान ली। अनीता ने सारा खाना खुद बनाया और मोहिनी ने बस सलाह दी। अब खाना बनकर तैयार था। जब मोहिनी ने सबको खाना परोसा तो सबने खाना खाकर उसकी खूब तारीफ की। वाह छोटी बहू, खाना तो लाजवाब है। हम तो उंगलियां चाटते रह गए। तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई खाना बनाने में माहिर हो। ये लो, मेरी तरफ से शगुन। वाह बहू, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। भाभी, आपने तो बड़ी भाभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन तभी मोहिनी ने सबके सामने सच बता दिया। मम्मी जी, सच कहूँ तो ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये सब दीदी ने बनाया है। मेरी मेहंदी ख़राब ना हो इसलिए उन्होंने मेरी मदद की। क्या अनीता, ये तुमने क्या किया? ये रस्म तो छोटी बहू की थी, तुमने इसमें दखल क्यों दिया? मुझे लगा कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया मम्मी जी। लेकिन ये रस्म का मामला था, तुम्हें ये तो समझना चाहिए था। घर के बाकी लोग भी अनीता से नाराज़ हो गए। अनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस मोहिनी की मदद करना चाहती थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब अनीता ने ठान लिया कि वो अब हर काम में अपनी अलग जगह बनाएगी। अब मैं हर काम में आगे रहूँगी और सबको दिखा दूँगी कि मैं भी इस घर के लिए बहुत मायने रखती हूँ। तब हर कोई यही कहेगा, ये काम बड़ी बहू से करा लो। अगले दिन सब लोग मोहिनी के साथ बातें कर रहे थे, तभी अनीता चाय लेकर आ गई। वाह अनीता, हम अभी चाय के बारे में सोच ही रहे थे। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुम सच में सबका कितना ख्याल रखती हो बहू। अब सबसे अपनी तारीफ सुनकर अनीता का दिल खुश हो गया। उसने अब और मेहनत करने की ठान ली। अगले दिन शादी के कपड़े धोने का वक्त आ गया। वॉशिंग मशीन में सबके कपड़े एक एक करके धुल रहे थे। उधर मौसा मौसी परेशान थे। ये देखकर अनीता ने उनके कपड़े धोने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। अरे आप परेशान मत होइए, मैं आप सबके कपड़े अपने हाथों से धो दूंगी। अरे वाह बहू, तुम हमारे कपड़े धोगी? सच में आजकल की बहुएं तो हाथ से कपड़े धोती ही नहीं। तुम तो लाजवाब हो बहू। तुम्हारे जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। अनीता को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कपड़े धोते धोते उसकी कमर दर्द होने लगी और वो परेशान हो गई। हे भगवान, मैंने क्यों ये मुसीबत मोल ली? हाय, मेरी कमर टूट गई रे। अनीता की मेहनत और लगन से घर में उसकी इज्जत और वैल्यू फिर से बढ़ने लगी। लेकिन अब हर किसी को जब भी कोई काम होता तो वो सीधा अनीता को आवाज़ लगाने लगता। धीरे धीरे अनीता की खुशी परेशानी में बदलने लगी। बड़ी भाभी, मेरी बिंदी का डिब्बा नहीं मिल रहा, आपने देखा है क्या? मोनी, बिंदी का डिब्बा ऊपर नहीं मिलेगा, अलमारी में देखो।
अरे भाभी मैंने देख लिया, लगता है बिंदी का डिब्बा मुझसे नाराज हो गया है, आप ही ढूंढ कर लाओ ना। अरे अनीता, मेरी चप्पलें कहाँ रखी है? जब देखो हर चीज़ गायब रहती है, ज़रा ध्यान रखा करो। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। लगता है घर के सामान ने कसम खा ली है कि बिना तुम्हारे नजर नहीं आएंगे। बाबूजी, आप भी मजाक करने लगे। अच्छा, अभी देखती हूँ मैं। अब दिन भर का काम निपटाने के बाद जैसे ही अनीता अपने कमरे में लेटने लगी, उसको मामा जी की आवाज़ सुनाई दी। अरे बड़े बहू, इधर आओ, मेरा सूटकेस मिल ही नहीं रहा, जरा ढूंढ कर देना। हे भगवान, ये लोग मुझे आराम भी नहीं करने देंगे। देखो ना, मामा जी को अब भी उम्मीद है कि वो खुद सामान ढूंढ लेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं बड़ी बहू ही सारा संभालती है। जी, बस अभी निकाल देती हूँ। बहू, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। ये लो तुम्हारे लिए आशीर्वाद और ये शगुन। देखा, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। हमें तुम पर गर्व है बेटा। उन्होंने खुशी खुशी अनीता को शगुन दिया और अपने घर खुश होकर चले गए। अनीता अभी उनका सामान ठीक करके चैन की सांस लेकर बैठी थी कि उसको चाचा चाची ने बुला लिया। कमला, हमारा सामान भी ठीक करवा दो बेटा, कल सुबह हमें निकलना है। अरे तो ये सब काम तुम खुद क्यों कर रहे हो? बड़ी बहू से करा लो ना। इन्हें मैं सुपर वुमन लगती हूँ क्या? बड़ी बहू, हम तो जानते हैं तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। जी चाची जी, आप फिक्र मत कीजिए, अभी कर देती हूँ। अनीता चाचा चाची का सामान संभाल कर रख रही थी कि तभी उसको राम सिंह की आवाज़ आई। बहू, शाम को पूड़ी कचौरी बना देना, सबका मन हो रहा है खाने का। जी बाबूजी, बना दूंगी। पूरी शाम अनीता ने मेहनत से खाना बनाया। सबको खिलाने के बाद रात के 12 बजे जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसकी कमर दर्द से अकड़ गई। वो दर्द के मारे रोने लगी। अनीता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। थक गई हो तो इतना काम क्यों करती हो? तुम्हें किसी ने कहा है क्या? सबकी उम्मीदें मुझसे हैं, मैं किसी को मना नहीं कर सकती। अरे पर तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये तारीफ के चक्कर में अपनी जान मत गंवाओ। अगले दिन अनीता की तबीयत खराब हो गई। वो काम करते करते रोने लगी। मोनी ने उसको रोते हुए देख लिया। अरे भाभी, अब तो सुपर वुमन हो गई हो, अब शायद उड़ना भी शुरू कर दोगी। मोनी, मजाक मत करो। भाभी, अब आप जाकर आराम करो। काम सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। पर सबको बड़ी बहू से ही उम्मीदें क्यों होती है? क्योंकि आपने खुद सबके सामने खुद को मिसाल बनाना चाहा था, लेकिन अब आपको खुद पर भी ध्यान देना होगा। घर वालों ने भी अनीता की मेहनत की तारीफ की, लेकिन अनीता का दुख उसकी देवरानी मोहिनी समझ गई। दीदी, उस दिन आपने मेरी पहली रसोई नहीं बनने दी थी। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं तभी आपकी फीलिंग्स को समझ गई थी। मोहिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। दीदी, हर किसी की अपनी पहचान होती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। अब से हम बहनों की तरह रहेंगे, दोनों मिलकर घर संभालेंगे। लेकिन अनीता के बीमार पड़ने के बाद घर में सबको एहसास हुआ उन्होंने अनीता पर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी थीं। अब जब अनीता और मोहिनी एक दूसरे के साथ खड़ी थी तो घर वालों ने भी अपनी बहुओं की मेहनत को खुलकर सराहा। अनीता और मोहिनी अब एक साथ काम करती थीं। एक दिन सब ड्राइंग रूम में बैठे थे और घर के काम की चर्चा हो रही थी। अब तो मुझे अपनी दोनों बहुओं पर गर्व है। अनीता ने घर को संभाला और मोहिनी ने उसे समझने की कोशिश की। दोनों के बिना हमारा घर अधूरा है। कमला, सच कहूँ तो हमारे घर की बहुएं ही असली रौनक है। दोनों ने मिलकर सब कुछ संभाल लिया। अरे बाबूजी, एक दिन मैं भी शादी करके बहू बन जाऊंगी, फिर देखना मैं सबसे आगे रहूंगी। लेकिन फिलहाल तो मेरी दोनों भाभियों की जय जयकार है। मुनी, तुम तो बहू बनकर ससुराल में रानी बन जाओगी, लेकिन फिलहाल मेरी पत्नी और भाभी नंबर 1 है। सच कहूँ तो मैंने खुद अनीता को इस हाल में देखकर समझा कि कभी कभी हमें अपने करीबियों के दर्द को महसूस करना चाहिए। बाबूजी, आप सबकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन अब मैं अपनी देवरानी के बिना कुछ नहीं करूँगी। मोहिनी मेरी बहन बन गई है। और मैं अपनी जेठानी के बिना कुछ नहीं करूँगी। दीदी, आप मेरी गुरु हो। अनीता ने मोहिनी का हाथ थाम लिया। तभी सास ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। तुम दोनों बहुएं ही मेरी असली ताकत हो। आज से तुम दोनों मिलकर काम करोगी और जब थक जाओ तो हमें बता देना। अब तुम लोगों को आराम का भी हक है। और हाँ, अब मैं अपनी बहुओं को सुपर वुमन नहीं बनने दूंगा। हम सब भी काम में मदद करेंगे। वाह पापा, अब आप भी काम करेंगे, ये दिन भी आ गया। भाभी, अब आप सब्जी भी लाओगी तो मैं साथ चलूँगा। अब घर का बोझ सिर्फ आप पर नहीं होगा। दोनों बहुओं ने तय किया कि अब घर का हर काम आपस में मिलकर बांटेंगी। मोहिनी, हम मिलकर काम करेंगे और सबकी मदद लेंगे। काम बांटने से सबका मन हल्का रहेगा। बिल्कुल दीदी, और हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। अब घर के लिए काम करना मज़ेदार होगा। तुम दोनों का ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमारा परिवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगले दिन पूरा परिवार खुश था। अनीता और मोहिनी ने मिलकर काम संभाल लिया था। हर कोई खुश था कि अब घर में काम की वजह से कोई तनाव नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि इस घर में हर कोई मिलजुल कर रहेगा। यही तो हमारे परिवार की खासियत है भाई। अब तो मुझे शादी करने में भी डर नहीं लगेगा। मेरी भाभियाँ इतनी समझदार जो है, मैं इनसे सब कुछ सीख लूँगी। मोनी, तुम्हें भी एक अनीता और मोहिनी जैसे बहनें मिले, बस यही दुआ है मेरी। अनीता ने मोहिनी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी और प्यार छलक रहा था। घर के सारे रिश्तेदार और परिवार के लोग भी खुश थे। अब घर में हर दिन खुशी और प्यार का माहौल रहता था। मोहिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें शुरुआत में गलत समझा। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो। जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। इस तरह अनीता और मोहिनी ने एक दूसरे की ताकत बनकर अपने परिवार को संभाला। प्यार और एकता के साथ मिलकर वो सब खुशी से अपना जीवन जीने लगे। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है इस बार। पंखा चलाओ तो भी जैसे भट्टी का हवा फेंक रहा हो। हाँ माँ, लगता है जैसे सूरज सिर पर बैठ गया हो। बाहर निकलो तो 2 कदम चलने में भी पसीना आ जाता है। सच कह रही है बेटा, उम्र ढल गई है, अब इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। काश घर में हर कमरे में एसी लगा होता तो चैन मिलता। अरे माँ जी, हमारे यहाँ तो हर कमरे में 2 एसी लगे हुए हैं। 2? हाँ बिल्कुल, देखो ना, एक नॉर्मल बिजली वाला और दूसरा इन्वर्टर वाला। कभी लाइट भी चली जाए तो बैकअप में चालू कर दो, हमें तो लाइट जाने का डर ही नहीं रहता। अरे वाह, बड़ा इंतजाम किया हुआ है तुम लोगों ने। और सिर्फ एसी ही नहीं माँ जी, हमारे किचन देखोगी ना तो मजा आ जाएगा। वहाँ तो 2 फ्रिज रखे हैं। 2 फ्रिज भी? हाँ, एक तो रोज की सब्जी, दूध, दही और खाना रखने के लिए, दूसरा वाला खास मौकों के लिए, जिसे हम स्पेशल फ्रिज कहते हैं। उसमें केक, मिठाई, आइसक्रीम, ठंडी ड्रिंक्स सब अलग से रखते हैं। एकदम होटल जैसा सेटअप है। अरे बेटा, तेरी भाभी तो हमेशा ही बातें बढ़ा चढ़ा कर सुनाती है। हाँ माँ, कभी कभी तो लगता है कि असल से ज्यादा बातें ख्वाब जैसी होती हैं। अरे माँ जी, आप दोनों इतने धीरे धीरे क्यों बात कर रही हो? मैं भी सुनूं, क्या राज है? कुछ नहीं बेटा, तेरी ही तारीफ कर रहे थे। हाँ माँ, तारीफ तो कर ही रहे हैं, पर नकली। अच्छा हंस लो, पर सच तो यही है कि बिना एसी और डबल फ्रिज के जिंदगी अधूरी है। देखो, मैं मानती हूँ कि घर की शान इन सब चीजों से ही बढ़ती है, वरना भला कैसे कोई इतनी गर्मी में सिर्फ पंखे के भरोसे जी सकता है? मुझे तो सोचकर ही अजीब लगता है। भाभी, आपके घर में तो शायद गर्मी का नामो निशान भी नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे घर में गर्मी घुस भी नहीं सकती। दिन भर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। और हाँ, हमारे पास तो अलग से कूलर भी है, जिसे हम गार्डन में लगाकर बैठते हैं। अरे वाह, फिर तो राजा महाराजा वाली जिंदगी जीते होगे तुम लोग। माँ, एक दिन चलकर देखते हैं ना, कैसा है उनका वो डबल वाला सेटअप। हाँ बेटा, पर डर है कहीं पहुंचकर ना पता चले कि सच कुछ और ही है। दोनों माँ बेटी फिर से हंस देती हैं। अच्छा हंस लो, लेकिन एक दिन जब देखोगी तो खुद बोलोगी। बेटा, तेरी भाभी की यही आदत कभी जाएगी नहीं, हमेशा हर बात में रंग चढ़ा देती है। हाँ माँ, नक चढ़ी भी है और फेंकने में भी उस्ताद। क्या ही बोला जाए। गेट पर रिद्धि और साया खड़ी है। बाहर सड़क पर एक पुलिस वाला खड़ा दिखता है। भाभी देखो, वो सामने पुलिस वाला खड़ा है, शायद किसी का चालान काट रहा है। हाँ देखा मैंने। वैसे जानती हो साया, मैं भी पुलिस की वर्दी पहन सकती थी।
क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि मैंने यूपीएससी निकाला था। क्या सच में आपने यूपीएससी पास किया था? हाँ बिल्कुल, और सिर्फ पास ही नहीं किया बल्कि अच्छे रैंक से किया था। मुझे तो आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट मिल रही थी। फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? अरे अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि ये नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं है। ऐसे कैसे भाभी? इतनी मेहनत करके निकाला और फिर छोड़ भी दिया? हाँ, मुझे लगा कि वर्दी पहनकर घर परिवार के लिए वक्त नहीं मिलेगा, और फिर मेरा तो वैसे भी दिल बड़ा है। सोचा क्यों लोगों को पकड़ पकड़ कर परेशान करूं। मैं तो खुद लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि ज्वाइनिंग नहीं करूंगी। ओह अच्छा। और जानती हो, अगर मैं चाहती ना तो आज इस पुलिस वाले की जगह मैं खड़ी होती। हे भगवान, भाभी कितना बढ़ा चढ़ाकर बोलती हैं। कल कहेंगी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी क्योंकि घर संभालना था। अरे अरे, तू इतनी चुप क्यों है? तुझे भरोसा नहीं हो रहा? नहीं नहीं भाभी, भरोसा क्यों नहीं होगा? आप तो कमाल की हैं। बस ये सोच रही थी कि आपने इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ दिया। मौका तो रोज मिलते रहते हैं, मेरे लिए तो ये सब बहुत छोटा था। छोटा था या बस कहानी बड़ी बना दी, कौन जाने। अच्छा बेटा, चल अब अंदर चलते हैं। बाहर ज्यादा देर खड़े रहने से लोग बातें बनाने लगते हैं। हाँ भाभी, बातें तो वैसे भी बनती रहती हैं। सभी लोग एक बड़े शोरूम में बैठे हैं। सामने कई रंग बिरंगे लहंगे रखे हैं। माँ, ये वाला देखिए कितना सुंदर है, गुलाबी रंग का, और हल्का सा काम भी है, पहनने में भी भारी नहीं लगेगा। हाँ बेटा, अच्छा लग रहा है। शादी के दिन में हल्का फुल्का भी अच्छा दिखता है और आराम भी रहता है। अरे नहीं नहीं, इतना सिंपल लहंगा पहनकर दुल्हन कैसी लगेगी? शादी में तो चमक होनी चाहिए, सबकी नजरें सिर्फ दुल्हन पर टिकनी चाहिए। भाभी, लेकिन ये मुझे पसंद आ रहा है। अरे तुझे क्या समझ, देख मेरी शादी में तो गोल्ड के वर्क वाला लहंगा बनवाने वाली थी। इतना यूनिक काम होता है कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाता। अच्छा? हाँ माँ जी, सच कह रही हूँ। मैंने एक मशहूर कारीगर से बात की थी, पूरा हाथ का काम होना था, असली सोने के तार से, लेकिन बस किस्मत ने धोखा दे दिया। क्यों भाभी, क्या हुआ? कारीगर ने टाइम पे मना कर दिया, बोला कि इतना बारीक काम है, वक्त कम पड़ जाएगा। मैं तो रो ही पड़ी थी उस दिन। सोचो मेरी शादी और लहंगा डिले हो जाता तो कैसी बदनामी होती। अरे बाप रे। फिर मजबूरी में मुझे रेडीमेड लहंगा लेना पड़ा। 2 लाख का था, वो भी तब जाकर काम चला, वरना मैं तो सच में अपनी शादी में सबसे अलग दिखती। 2 लाख का लहंगा या फिर 2 लाख की कहानी, पता नहीं। पास बैठी सास दिव्या जो सारी बातें सुन रही है, हल्का सा मुंह फेर कर सोचती है, लो भाई, ये भी शुरू हो गई। हर जगह अपनी शादी की गाथा सुनाना जरूरी है। मैडम, ये देखिए, ये डिजाइन अभी अभी आया है, इसमें जरी का काम है और दुल्हन पर खूब जचेगा। हाँ हाँ, ये दिखाइए, मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, ये वाला तुझ पर फबेगा, लेकिन देखना फोटोशूट में तो हल्के रंग दिखते ही नहीं है। मेरी शादी का एल्बम उठा लो, सब कहते हैं मेरा लहंगा ही सबसे ज्यादा चमक रहा था। भाभी चलो पहले मेरा देख लो, फिर आपकी एल्बम की कहानी सुन लेंगे। देख, तेरी बहू की ये आदत कभी जाएगी नहीं। हाँ जीजी, ये तो हर जगह अपनी शादी की दास्तान सुनाती रहेगी। भैया, ये वाला ट्राई कर लूं? हाँ जी, ट्रायल रूम उधर है। साया उठकर लहंगा ले जाती है, बाकी सब उसके पीछे पीछे देखते रहते हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, मेरी शादी के बाद मोहल्ले में सबकी बहुएं मुझसे जलती थीं। सब कहते थे ऐसी शाही शादी हमने आज तक नहीं देखी। हाँ बेटा, तेरी बातों से तो लगता है तेरी शादी में पूरा देश शामिल था। दरवाजे की घंटी बजती है। अरे जरा देखो तो कौन आया है। अरे मौसी जी, आइए आइए, हम लोग तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे हाँ, मैंने ही सोचा कि बुलावा तो आया है, तो देर क्यों, शादी के घर में मौसी का होना जरूरी है ना। बिल्कुल सही कहा बहन, आओ बैठो, बहुत दिन बाद मिलना हुआ। अरे वाह मौसी जी, आपको देखकर तो मन ही खुश हो गया। वैसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बहू कहो। आपका फिगर तो गजब का है, सच मानिए 50 की उम्र में भी आप 30 की लगती हैं। अरे अरे, ये बहू तो बड़ी प्यारी है, कितनी मीठी बातें करती है। अरे बहू, जरा सोच तो सही, 80 किलो की मौसी को तो फिगर का कॉम्प्लीमेंट दे रही है, थोड़ा तो कम झूठ बोल दिया कर। देख, ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बातें करने से सामने वाला का मुंह बन जाता है। असली तारीफ करनी हो तो 2 मीठे बोल काफी हैं। माँ जी, मैं तो दिल से बोली थी, मुझे सच में मौसी जी का चाल ढाल अच्छा लगता है। हाँ भाभी, लेकिन हर किसी की तारीफ इतनी बढ़ा चढ़ाकर करनी भी अच्छी नहीं लगती। अरे तुम लोगों को तो मेरी आदत ही गलत लगती है, मैं तो बस सामने वाले को खुश करने के लिए कहती हूँ। मौसी जी सच में स्मार्ट दिख रही हैं। चलो बहू, चाहे सच हो या झूठ, तेरी बातों ने मेरा दिल खुश कर दिया। शादी ब्याह में वैसे भी मीठे बोल ही काम आते हैं। बहन, तू बुरा मत मानना,
इस बहू की आदत ही ऐसी है, हर बात को रंग चढ़ा देती है। अरे मैं बुरा क्यों मानूंगी, बल्कि अच्छा लगा कि किसी ने मेरी भी इतनी तारीफ की। अब तो मैं शादी में खास ड्रेस पहनकर ही आऊंगी, ताकि सब कहें देखो कैसी सज धज कर मौसी आई है। हाँ मौसी जी, बस इंतजार रहेगा कि तब भाभी क्या बोलेंगी। अरे अब मेरी बातें मजाक मत बनाओ, मैं तो सच कहती हूँ। बहू, सच बोलने और खुश करने के नाम पर बढ़ा चढ़ा कर बोलने में फर्क होता है। तुझे हर जगह ये आदत छोड़नी होगी, वरना कभी कभी लोग हंसते नहीं, उल्टा बुरा मान जाते हैं। लेकिन माँ जी, मेरी तारीफों से सब खुश हो जाते हैं। देखिए ना, मौसी जी ही मुस्कुरा रही हैं। हाँ हाँ, मैं तो खुश हूँ। माँ, भाभी की बातें सुनकर तो लगता है कि एक दिन ये सचमुच कुछ कांड करके ही मानेंगी। हाँ बेटा, यही डर तो है। अरे बेटा रिधि, ये बताओ, इतनी देर से मंडप में बैठी है तुम्हारी ननद, धूप भी तेज है, पंडित जी भी कितनी लंबी लंबी मंत्र पढ़ रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही होगी उसे। अरे मौसी जी, आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोच लेती हैं। ये सब तो शादी का हिस्सा है, और वैसे भी क्या, वैसे भी लड़की तो बेचारी थक गई होगी, देखो तो पसीना आ रहा है उसके माथे पे। अरे चिंता मत कीजिए, साया की दूसरी शादी है, उसे दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्या बोली तू? दूसरी शादी? अरे मौसी जी, आप जरा प्रसाद लीजिए, पंडित जी ने अभी भेजा है। हाय राम, ननद की दूसरी शादी? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। हाय दैया, मतलब लड़की की ये दूसरी शादी है, तभी तो घर वाले ज्यादा भव्यता से सब कर रहे हैं। हाँ मौसी जी, आपने कुछ खाया क्या? रिधि, तेरे मुंह में लगाम नहीं है क्या? अरे मम्मी जी, आप तो यूं ही गुस्सा हो जाती हैं, मैं तो बस हल्की फुल्की बात कर रही हूँ। देखो कल्याणी कैसे बातों को छुपाने के लिए रिधि को बार बार डांट रही है। जरूर कल्याणी कुछ छुपा रही है। अगर कोई दिक्कत थी तो कल्याणी मुझसे तो बोल ही सकती थी, मैं कुछ थोड़ी बोलती। लेकिन कल्याणी ने तो मुझे एक बार कहा भी नहीं। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मौसी जी, आप प्लीज माँ की बातों का दिल पे मत लीजिएगा, उनका स्वभाव ही थोड़ा गुस्सैल है। आप प्लीज शादी एंजॉय करिए। अब मैं क्या, ये बैठे सभी लोग मुझे शादी में बुला के और मुझे ही अपमानित कर रहे हैं, ऐसे तो मैं भी नहीं छोड़ दूंगी ना। दिव्या जी, जरा आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए सुमन जी, कहिए। आप तो कल्याणी जी की मुंह बोली बहन है ना? हाँ, कल्याणी मेरी मुंह बोली बहन है। मैंने सोचा अब बच्चों की शादी हो रही है, रिश्ता जुड़ रहा है, तो क्यों ना रिश्तेदारी को बढ़ाया जाए। तो सोचा आपसे थोड़ी बातें की जाए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं सुमन जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सैन्य के परिवार वाले ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है, लेकिन आप बहुत ही गंभीर लग रही थी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाहती हैं। कोई बात है क्या? देखिए, मैं ज्यादा बोलने वाली नहीं हूँ, लेकिन ये बात सुनकर मैं खुद भी थोड़ी हिल गई थी। कैसी बात? आप तो मुझे डरा रही हैं। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अरे खुलकर बोलिए, घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हैं? अच्छा तो सुनिए, अभी अभी रिधि मुझसे बात कर रही थी, उसने बातों बातों में मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसमें मैं बहुत सोच में पड़ गई। समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहें। रिधि, उसने क्या कहा? उसने बोला कि सान्या की ये दूसरी शादी है, इससे पहले सान्या की एक शादी हो चुकी है, और इसीलिए सान्या को दूसरी शादी में किसी तरह से ज्यादा देर तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या? दूसरी शादी? किसकी? आपकी बहू यानी हमारी दुल्हन सान्या की। क्या कह रही हैं आप सुमन जी? ये कैसी अफवाह फैला रही हैं आप? देखिए, मैं किसी की बदनामी नहीं करना चाहती, मैं बस वही दोहरा रही हूँ जो मैंने अपने कानों से सुना। लेकिन ये बात तो मुझे कभी भी बताई नहीं गई, ये कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रही थी, क्या वाकई ऐसा है? हाँ, मुझे ये पता नहीं था। अगर ये सच है तो मुझसे क्यों छुपाया गया? मैं तो लड़की की माँ हूँ, मुझे तो सबसे पहले बताना चाहिए था। बिल्कुल, ऐसी बातें छुपाई जाए तो बाद में रिश्तों में दरार पड़ जाती है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, सान्या ने तो कभी इस बारे में इशारा तक नहीं दिया। हो सकता है घर वालों ने सोचा हो कि पुरानी बातें छुपा दी जाएं, तो नया रिश्ता आसानी से हो जाएगा। लेकिन ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती सुमन जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप बाद में ये ना कहें कि किसी ने आपको सचेत नहीं किया। पता नहीं अब इस बात की सच्चाई क्या है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। दिव्या जी, मैं जानती हूँ आपको सुनकर धक्का लगा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप सीधे जाकर सान्या से पूछें। हाँ, अब तो पूछना ही पड़ेगा। अगर ये सच निकला तो इसका मतलब मुझसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप शांत रहिए, शादी का माहौल है, कहीं हंगामा ना हो जाए। लेकिन अगर ये बात बाकी लोगों तक पहुंच गई तो क्या होगा? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। नहीं, मुझे अभी ये बात पक्की करनी पड़ेगी कि ये बात सच है या रिधि की कोई बेवकूफी। सही कह रही हैं, सीधे सपाट पूछ लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए माहौल बिगड़े ना। हाँ,
पर अब मेरे मन में कांटा चुभ गया है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी चैन नहीं मिलेगा। देखिए, मैंने आपको वही बताया जो मैंने सुना। आगे आप तो समझदार ही हैं, जैसे चाहे वैसे संभाल लीजिए। ठीक है सुमन जी, धन्यवाद, आपने बात छुपाई नहीं। पर अब फैसला आपके हाथ में है। मैं अभी जाके बात करती हूँ। कल्याणी जी, मुझे एक बात पूछनी है। आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि ये सानिया की दूसरी शादी है? दूसरी शादी? ये आप क्या कह रही हैं दिव्या जी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। दिव्या जी, आप क्या बोल रही हैं? दूसरी शादी? माँ, पापा, सासू माँ ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिव्या जी, ये सब आपको किसने कहा? आपकी मुंह बोली बहन ने मुझे बताया। हाँ, मैंने कहा, क्योंकि मुझे रिधि ने बोला था। मैंने कब कहा? तुमने ही तो कहा था कि सान्या की दूसरी शादी है। अरे सुमन मौसी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैंने कहा था सान्या की कुंडली में मांगलिक दोष है और इस वजह से पहले इसकी शादी पेड़ से हुई थी, इसलिए असली शादी ये दूसरी मानी जाती है। ओह, तो ये बात थी। मतलब आप सबको गलतफहमी हुई? सुमन, आपने क्यों बिना पूरी बात समझे इतना बड़ा बोल दिया? ऐसी बातों को बिना परखे उछालना ठीक नहीं होता। और रिधि, तुम्हें भी अपनी बात को इतना घुमा फिरा कर या आधा अधूरा नहीं कहना चाहिए। देखो कितना बड़ा गलतफहमी हो गया। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा हुआ सच्चाई साफ हो गई, वरना सबका भरोसा टूट जाता। हाँ, अब तो मुझे भी हंसी आ रही है इस गलतफहमी पर। चलो, अब सब ठीक है, पर अगली बार ऐसी बातें सोच समझकर ही कहना। हाँ, मैं सबके सामने माफी मांगती हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बात खत्म करो, अब आगे ध्यान रखना। मैं तो बहुत डर गई थी कि अगर ये सच हुआ तो मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन काश कि ये सच नहीं है। सुमन जी, आपने तो कुछ देर के लिए मुझे अटैक ही दे दिया था। दिव्या जी, जैसा अटैक आपको आया था ठीक वैसा ही अटैक मुझे भी आया था। जब मैंने ये सुना था और कल्याणी भी रिधि को डांटने लगी तो मुझे लगा कि कल्याणी मुझसे छुपा रही है ये बात। अरे शादी के बीच तुम लोग बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने मना कर दिया था। दिव्या जी को बताने से पहले मुझसे तो बात कर लेनी चाहिए थी सुमन। जाने दो दीदी, अब तो जो हुआ सो हुआ। अब शादी करवाओ जल्दी से, वरना मुहूर्त निकल जाए। रानी अपने परिवार वालों के साथ काफी खुश थी, और आखिर वो खुश होते भी क्यों नहीं। उसके ससुराल वालों की सोच खुले विचारों वाली जो थी, पर अक्सर बाहर काम करने के चलते रानी न तो अपने पति को समय दे पाती और न ही अपने घर वालों को। ऐसे ही एक रात रानी अपना फोन बेड पर पटक कर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रानी को इतना परेशान देखकर रोहित उसके पास आता है और उसकी परेशानी का कारण पूछता है। क्या हुआ रानी, तुम इतने परेशान क्यों? क्या बताऊं रोहित, मैं बहुत थक गई हूँ। कल संडे है और संडे वाले दिन भी मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। कभी कभी तो मैं अपने ऑफिस से बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर क्या करूँ, ऑफिस छोड़ भी तो नहीं सकती ना। पर अब कर भी क्या सकते हैं। देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। रोहित वहां से उठकर सोने चला जाता है। रानी भी सो जाती है और अगली सुबह रानी सबके उठने से पहले ही ऑफिस चली जाती है। अब जब सब उठते हैं तो रानी को घर में ना देखकर सुमित्रा रोहित से पूछती है, रोहित, बहू कहाँ चली गई सुबह सुबह? मौज उसकी कुछ अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए उसको आज जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। बहू भी ना अपने घर का जरा भी नहीं ख्याल रखती। ये नहीं कि आज संडे है घर पर रहूं, घर का ख्याल रखूं। अरे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, नेहा भी कॉलेज के काम से बाहर ही रहती है। घर में उसका छोटा बच्चा भी तो है, उसका भी ख्याल नहीं उसको। माँ, आपको पता है वो भी परेशान है। कल रात वो उदास थी क्योंकि वो भी थक जाती है। हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। रोहित और सुमित्रा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जा बेटा, देख कौन आया है। सुमित्रा की बात सुनकर रोहित दरवाजा खोलता है, जहां वो देखता है कि उसकी पड़ोसन की बेटी काजल उसके दरवाजे पर अपने हाथ में खाना लिए खड़ी है। अरे काजल, तुम यहाँ, और तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे कौन है, किससे तू इस तरह खड़े होकर बात कर रहा है? मैं हूँ आंटी काजल। हटो, अब मुझे आंटी जी से बात करने दो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। काजल रोहित को साइड कर अंदर जाती है और टेबल पर खाना रख के कहती है, आंटी जी मैं हूँ। भाभी जब सुबह जा रही थी ना, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आज उन्हें जल्दी निकलना पड़ रहा है, वो आप लोगों के लिए खाना नहीं बना पाई, इसलिए उन्होंने मुझे खाना देने को कहा था। कह रही थी मैं आपका ध्यान रखूं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। काजल के मुंह से ये बात सुनकर सुमित्रा की आंखें भर जाती है और वो अपने शब्दों को याद करते हुए बोलती है, मैं भी न जाने क्या क्या बोल रही थी बहू को। वो बेचारी मेरे बारे में कितना सोचती है, और एक मैं हूं जो अपनी ही बहू को न जाने क्या क्या बोल देती हूँ।
क्या हुआ आंटी जी, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वैसे क्या बना कर लाई है तू? आप ही देख लीजिए। आरुष कहाँ है? उसके लिए मैं बॉर्नविटा लेकर आई हूँ। वो अपने कमरे में सो रहा है ना? हाँ, ठीक है, मैं अभी उसके पास जाती हूँ और उसे उठा कर लाती हूँ। काजल तो वहां से चली जाती है, पर ये सब देखकर रोहित अपनी माँ से कहता है, देख रही हो माँ, आपकी बहू आपका और हमारा कितना ख्याल रखती है, और एक आप है जो उसको कभी नहीं समझती। रोहित की बात सुनकर सुमित्रा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराती रहती है। वहीं काजल भी आरुष को उठाकर ले आती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर अब तक रानी घर नहीं आई थी। शाम को एक बार फिर काजल खाना लेकर आ जाती है। अरे तू क्यों हमारी इतनी चिंता करती है? अभी रानी आती होगी। भाभी को आने में न जाने कितना समय लगेगा, और घर आकर थकी हारी खाना थोड़ी ना बनाएंगी। काजल की बात सुनकर अब सब शांत हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। आज किसी को भी रानी का ख्याल नहीं आता। कुछ देर बाद काजल वहां से अपने घर चली जाती है और उसके जाते ही रानी आती है। काजल को अपने घर के बाहर देख रानी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कोई रिएक्ट ना करते हुए घर के अंदर जाती है। रानी के हाथ में सामान रखा था। वो खुशी से अपने घर वालों को आवाज लगाती है, माँ जी, रोहित, आरुष, कहाँ हो आप? देखो आज मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। रानी की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं। रानी के हाथ में सामान देखकर रोहित पूछता है, रानी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आज मैं लेट हो गई ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हम सबके लिए बाहर से कुछ लेकर आऊं। चलो आप सब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मैं भी आप लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। पर मम्मा, हमने तो खाना खा लिया। खाना खा लिया? पर कैसे? माँ जी की तबीयत खराब है। रोहित आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर खाना बनाया किसने? काजल बुआ ने। क्या? काजल? पर वो यहाँ क्यों आई थी? मतलब मैंने तो उसको सुबह और दोपहर का खाना देने को कहा था, लेकिन वो रात को क्यों आ गई? हमें लगा रात का खाना भी तुमने ही कहा होगा देने को, इसलिए वो यहाँ आई है। वैसे भी तुम बिजी इतनी रहती हो। रोहित की बात सुनकर रानी कुछ नहीं बोलती और खाना वहीं रखकर चुपचाप चली जाती है। रानी को उदास देखकर रोहित उसके लिए खाना निकालकर उसके पास ले जाता है। क्या हुआ रानी? देखो, तुम काजल को गलत मत समझो, पर तुम आज बहुत लेट थी और इसलिए उसने हमारे लिए खाना बनाया। वो बात ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को मेरे लिए रुकना नहीं चाहिए था? अच्छा, आई एम सॉरी, बस आगे से हम ध्यान रखेंगे, पर फिलहाल तो तुम कुछ खा लो। रोहित की बात सुनकर रानी खाना खाती है। रोहित और रानी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां आरुष आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा, कल स्कूल में पीटीएम है। पीटीएम में मम्मी पापा का आना जरूरी है। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। अभी रात ज्यादा हो रही है ना, एक काम करो, आप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मम्मा, आप आओगी ना? आरुष की बात सुनकर रानी रोहित का चेहरा देखने लगती है और आरुष को हाँ में जवाब देकर उसको उसके कमरे में भेज देती है। अब अगले दिन फिर रानी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रानी अपने घर को, अपने बेटे को और अपने पति को जरा भी समय नहीं दे पा रही थी, और आज तो उसके बेटे की पेरेंट्स मीटिंग भी थी। इसलिए वो अपने बॉस के पास जाती है हाफ डे लेने के लिए, पर उसका बॉस उसे हाफ डे देने से साफ मना कर देता है। वहीं आरुष अपनी माँ की राह देखता रहता है, पर रानी नहीं आती। तभी काजल वहां साड़ी पहन कर आती है। रोहित, आज भी भाभी नहीं आई। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं आरुष की पीटीएम में आऊँ, उसकी बुआ बनकर? वैसे भी यहाँ नेहा नहीं है, आंटी बीमार है, तो क्या मैं... काजल की बात सुनकर रोहित उसको हाँ कर देता है और आरुष की पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करता है। शाम को जब रानी घर आती है तब, आई एम सो सॉरी बच्चा, मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने बात की थी सर से, बट मम्मा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आरुष वहां से चला जाता है और रानी रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित, सच में मैं आना चाहती थी, पर बस करो रानी, कोई बात नहीं। तुम्हारी जगह काजल ने अटेंड कर ली मीटिंग। रोहित, मैं ये क्या देख रही हूँ? मतलब मैं ऑफिस में बिजी क्या हुई, काजल का आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हर चीज में काजल। अरे तो क्या हो गया? अब तुम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही, इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना। रोहित भी आज रानी से गुस्से में बात करके वहां से चला जाता है। इस बात से परेशान रानी भी उदास हो जाती है और अब वो काजल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। अगली सुबह रानी जब अपने ऑफिस जा रही थी तो उससे पहले वो काजल से मिलती है। आइए ना, बैठिए। नहीं काजल, मैं बैठने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। थैंक यू, तुम इतना ख्याल रख रही हो, पर अब से तुम मेरे घर के मामले में मत आओ।
मतलब अब मेरे घर में मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी फैमिली को देख लूंगी, समझी? काजल कुछ नहीं समझ पाती। वहीं रानी भी अपनी बात बोलकर चली जाती है और परेशान होकर ऑफिस में हेड डाउन करके लेट जाती है। सपने में काजल रानी के मना करने के बाद भी रानी के घर जाती है और सबका ख्याल रखती है। उसका ऐसा नेचर देखकर सुमित्रा उससे कहती है, काजल सच में तू बहुत अच्छी है। और एक मेरी बहू को देख, वो इतनी बिजी है, होश और हवास ही नहीं है अपने घर का। पता नहीं क्यों मैंने अपने बेटे की शादी उससे करा दी। मुझे तो तुझे अपनी बहू बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वो कौन सा घर में रहती है, आज से तू ही मेरी बहू है। नहीं नहीं नहीं, काजल मेरी जगह नहीं ले सकती। मैं आपकी बहू हूँ माँ जी। नहीं 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 नहीं, काजल नहीं। रानी चिल्ला रही होती है, तभी उसके चेहरे पर पानी आता है और वो सपने से बाहर आती है। रानी अब एक झटके से उठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। क्या हुआ रानी, ये ऑफिस है, क्या सोच रही है तू, क्यों चिल्ला रही है? सॉरी, वो मैं थोड़ी परेशान हूँ। ऑफिस में हलचल देख रानी का बॉस उसके पास आता है और उसे अपने कैबिन में बुला लेता है। रानी, आई थिंक तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम लीव पर जा सकती हो। अपने बॉस की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है और वो 1 महीने का लीव लेकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। इस तरह से अब रानी अपने परिवार को टाइम देती है। मेरी शादी हो रही है। माँ मैं तो आपसे दूर हो जाऊंगी। कैसे रहूंगी दूर माँ? तो दुखी हो रही है या खुश हो रही है? दूर जाने की खुशी है या गम पता ही नहीं चलता। फिर बोले तुम मेरी बेटी को? अरे बेचारी हंसती ही तो है, अब बच्चा हंस रहा है तो भी दिक्कत। अरे बच्चा क्यों हंस रहा है, कहाँ हंस रहा है, ये भी तो देख लिया करो। बस बच्चे की हंसी में कुर्बान हो रहे हो। अब माँ तो सारा दिन बेटी के साथ रहती है। अब वो जानती है कि बेटी के हंसने का कारण क्या होता है, कब होता है और क्यों क्यों होता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटी हंसों की विदाई हो रही थी। माँ रो रही थी, सास समझा रही थी, लेकिन बेटी, चिंता ना करें बहन जी, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी ही है, हम पूरा ख्याल रखेंगे, रोइए मत समधन जी। माँ आप ना अपना ख्याल रखना। और मेरी याद आए ना तो ऐसे ही रो लेना माँ, जैसे मैं रो रही हूँ। अरे बेटा, माँ रो रही है, तू हंस रही है। माना मेरा बेटा लाखों में एक है, लेकिन माँ से बिछड़ने का दर्द थोड़ा तो होना ही चाहिए ना। वो रो रही है बहन जी, बस थोड़ी अदा अलग है उसकी। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या बहू ऐसे ही हंसते हुए रोती है? बस समझ लीजिए कि आप लोगों के घर से आज से रोना धोना खत्म। मेरी बेटी हमेशा हंसेगी, दुख में भी और सुख में भी। और जहाँ बहू बेटी हंसती है वो घर स्वर्ग बनना तो तय है। हाँ जी, और घर वाले स्वर्गवासी। चलो अब तो हो लिया ब्याह, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी हंसा बहू आ जाती है ससुराल, मायके से यहाँ आने के बाद। बहू, ओ बहू, वो कल घर में सब मोहल्ला तुझे देखने आएगा, तो तैयार रहना। जी माँ जी, अब तो शगन में पैसे भी मिलेंगे। क्यों? जरूर जरूर, मैं तो तैयार हो जाऊंगी पक्का। तो शगुन के लिए अगले दिन बहू टिप टॉप से तैयार हो जाती है। तो आ जाती है आसपास की सारी बुढ़िया बहू के दर्शन करने के लिए। वही बहू, एक से बढ़कर एक बुढ़िया की रेंज है माँ जी आप लोगों के मोहल्ले में। कोई हम लोगों की उम्र का नहीं है क्या? कैसी बात कर रही है बहू, बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं कहते। अरे क्या बात हो रही है सास बहू के बीच में? नहीं आंटी जी, कुछ नहीं। आंटी क्या होता है? चाची बोलो चाची बेटा, तेरा पति भी यही बोलता है। वैसे तेरे पति को ना कमर में चढ़ाकर मेला दिखाने ले जाती थी मैं, लेकिन बहू एक बार गिर पड़ी थी बहुत जोर से, तब से कमर हिल गई। बहू बुढ़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। कब कैसे कहाँ गिर पड़ी, अब बोलिए तो। है बड़ी बेशर्म बहू है। अरे मैं गिर पड़ी इस बात पर ये हंस रही है।
नहीं नहीं चाची, मैं तो दुखी हूँ। अब कैसे जताऊँ दुख। सास को पता होता है बहू की आदत के बारे में, लेकिन पास की चाची को कौन समझाए। मैंने तो सोचा था बहू की मुंह दिखाई में 15,000 दूंगी, लेकिन अब तो 500 देने का भी मन नहीं हो रहा। बहू के हंसने की आदत से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सभी चले जाते हैं। माँ जी मैं तो चली खाना बनाने, फिर बर्तन कपड़ा झाड़ू। बहुत काम है माँ जी। चलो, ये तो है कि घर का काम खुशी खुशी करती है, मुंह नहीं बनाती। ठीक है बहू, जा जाकर काम कर। माँ जी मैं ना बहुत थक जाती हूँ। थोड़ा तो मदद कर लिया करो। अच्छा, तो ये वो वाली हंसी है। बहू देख, मुझे ही काम करना होता तो मैं तुझे क्यों घर लाती। सास भी बहू की तरह हंसकर आगे निकल जाती है। फिर एक रोज, माँ जी क्या बात है, आप काफी दुखी लग रही हैं। क्या हो गया। बहू मैं दुखी हूँ और तू हंस रही है। खैर तुझसे क्या गिला करना, तेरी तो आदत ही है। हाँ बहू, दुखी तो हूँ मैं। वही तो मैं सोच रही थी, 4 दिनों से आप घर से बाहर भी नहीं निकली है। क्या हो गया माँ जी। वो सक्सेना जी है ना, उनकी बीवी का स्वर्गवास हो गया है। कौन सक्सेना जी माँ जी? वही आपके पार्क वाले दोस्त जिनके साथ आप वॉक करती थी? हाँ बहू, अब वो नहीं आ रहे तो मेरा भी दिल नहीं करता पार्क जाने का। सोच रही हूँ तेरे साथ जाकर उनके घर में अफसोस कराऊं। हाँ माँ जी, वाह वाह क्या बात कही है। चलिए चलिए चलते हैं। तभी आ जाते हैं ससुर। कौन सक्सेना? तो ये करना चाहती हो तुम पार्क में? शादी मेरे साथ की और वॉक सक्सेना के साथ? अरे सक्सेना नहीं आ रहा पार्क तो तुम भी नहीं जा रही? वाह जी वाह। बहू जरा पूछ, तेरी सास से शर्म वर्म आती है कि नहीं? माँ जी वो ससुर जी पूछ रहे हैं कि हाँ, ज्यादा पुलिस कमिश्नर बनने की जरूरत नहीं है, समझी? क्या है जी, आप भी इस पगलिया की बात में आ रहे हैं? अरे भाई जैसे हैं वो, अब बीवी नहीं रही तो दुख तो होगा ना हर किसी को। भाभी थी वो मेरी भी, भले ही मुंह बोली ही क्यों ना हो। ससुर सास की बात को समझ जाते हैं, लेकिन बहू के साथ अफसोस करने जाना सास को कितना महंगा पड़ जाता है, ये भी देखिए। अरे सक्सेना जी, बड़ा दुख हुआ। क्या हो गया था भाभी जी को? अब क्या बताऊं पुष्पा बहन, उम्र का तकाजा है। जाना लिखा था तो साथ छोड़ गई। सास सक्सेना को रोता देखकर उसकी पीठ पर हाथ रख देती है। अरे भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, क्यों? बस ये बोलना ही था कि बहू हो जाती है शुरू। आपकी बीवी क्या गई, मेरी सास ने तो वॉक करना भी बंद कर दिया। आपको अकेलेपन की पड़ी है, यहाँ मेरी सास सिंगल से फिर डबल हो गई। और पता है आज पापा जी को क्या लगा? अरे चुप हो जा बहू, चुप हो जा। उनकी बीवी नहीं रही है, दुखी है वो। क्या माँ जी, देखिए ना मुझे भी तो दुखी है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर है? बहन जी तुम अपनी बहू को लेकर निकलो यहाँ से। ये ना हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालना पड़े। मेरी बीवी नहीं रही और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अरे निकलो यहाँ से। सास बेचारी बहू को लेकर रिश्ते सुधारने गई थी, लेकिन बहू ऐसी निकली कि खैर घर आकर सास बहू को खूब झाड़ती है। इतना बोलती है कि मैं अब ना इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। अरे पर हुआ क्या बताओगी? देखो वो माँ के मुंह बोले भाई हैं और तुमने क्या कर दिया? किसी की मौत पर हंसी उड़ाना सही नहीं है ना। मैं नहीं रहना चाहती अब। प्लीज़ मुझे मेरे मम्मी पापा के घर भेज दीजिए थोड़े दिनों के लिए। पति देखता है कि हर बात पर हंसने वाली उसकी बीवी अचानक से शांत कैसे हो गई। अच्छा ठीक है हंसा, थोड़े दिनों के लिए चली जा तू। जब ठीक लगे तो वापस आ जाना। हंसा मायके जा रही होती है।
वो सास के पैर छूती है। हाँ हाँ निकलो, अभी निकलो। ऐसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। माँ बस करना, देख वो कैसे जा रही है। बेचारी कल से एक बार भी हंसी नहीं है। अरे ना हंसी, मैं तो कहती हूँ जीवन भर रोए ये। निकाल इसे घर से बाहर। बहू बाहर चली जाती है, मायके की बस पकड़ती है। अकेले ही मायके भी पहुंच जाती है। देखकर माँ कहती है, मेरी बेटी आई है। अरे बेटा दामाद जी कहाँ है? बेटी कुछ नहीं बोलती, वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे मैंने तो हंसती खेलती बेटी भेजी थी, ये क्या कर दिया इन लोगों ने। देखो लग गई ना नजर मेरी बेटी को। बेटी खाने के टेबल पर आती है, खाना खाती है और सीधा रूम में। बात करिए जी दामाद जी से। बच्चों से बात क्या करना, सीधे इसकी सास को ही फ़ोन करता हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं, 2-4 दिन बाद करना, तब तक हम भी सोच लेते हैं। उधर ससुराल में पति भी शांत हो जाता है। वो भी घर में शांति से खाता पीता और किसी से बात किए बिना अपने कमरे में चला जाता। कैसा सा घर हो गया है बहू के जाने के बाद, जैसे मनहूसियत ही फैल गई है। भगवान, बहू के बिना घर कैसा लग रहा है। बहुत याद आती है बहू की। 2-4 दिन बाद सास बहू को लेने उसके मायके पहुंच जाती है। बहू सास को देखकर उनके गले लग जाती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी भी अब नहीं हंसूंगी। ना 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 मेरी बेटी, तू तो हंसती ही अच्छी लगती है। जो गया वो तो चला गया, हम क्यों रोए। हमें तो जिंदगी जीनी है ना, तेरे बिना सब बेकार है। बहू तू तो चिड़िया है हम लोगों के घर की। तेरा पति भी तेरे बिना दुखी रहता है। सास बहू की माता पिता से मिलकर अपनी बहू को घर ले आती है। अब बहू हंसती तो है, लेकिन वहीं हंसती है जहां हंसना जरूरी है। सुंदर नगर में अजय और उसका परिवार साथ में रहते थे। अजय को अपने लड़के के लिए एक लड़की की तलाश थी। लक्ष्मी, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा ऐसी लड़की कहाँ से लाऊं जो रॉकी को पसंद आए। पिछले हफ्ते तो इतनी फ़ोटो दिखाई थी उसे, उसने सबको ही रिजेक्ट कर दिया। यही तो बात है लक्ष्मी, परेशान हो गया हूँ मैं भी। तुम ही इससे पूछो कि क्या इसको कोई लड़की पसंद है। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मुझे रॉकी बता दे अगर उसे कोई पसंद हो तो। माँ मैंने तो नोटिस किया है, भैया किसी से बात करके ना हंसते रहते हैं। शायद कोई लड़की है उनके जीवन में। अरे बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू ही पता कर, हमें तो घर में बहू लाने से मतलब है। अरे माँ वो तो मैं अभी पता कर दूंगी, रुको भैया आ रहे हैं नीचे। काम के लिए निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। भैया जाने से पहले ये तो बताते जाइए कि भाभी कैसी है। एकदम मस्त है, और तू बता। अब मुंह से निकल ही गया है तो लड़की का नाम भी बता दो। मम्मी पापा कब से परेशान है, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और तुम हो कि बताते ही नहीं हो कौन पसंद है कौन नहीं। अरे ठीक है, आज तो बताना ही पड़ेगा लगता है। माँ, एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अरे बेटा, लड़की का नाम पता सब बता दे, हम जल्द ही तेरे रिश्ते की बात करके आएंगे। माँ, लड़की का नाम रानी है, वो इसी शहर में रहती है। मैं उससे बोल दूंगा, परसों चलते हैं उसके घर। अजय अपने परिवार के साथ रानी के घर रॉकी का रिश्ता लेकर जाता है। नमस्कार भाई साहब। देखिए, घुमा फिरा कर बात तो करनी है नहीं। मेरे बेटे रॉकी के लिए हम आपकी बेटी रानी का हाथ मांगने आए हैं। जी जी, अगर दोनों बच्चों को कोई एतराज़ नहीं है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर मुंह मीठा किया जाए। ये भी कोई पूछने की बात है? इतनी सुंदर बहू मिली है, इससे खुशी का दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे भैया की पसंद की लड़की है, सुंदर तो होगी ही। यहाँ रॉकी और रानी की शादी तय हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानी की दोस्त उसे समझाती है। क्या बात है रानी, तेरी तो शादी तय हो गई, अब तो बहुत जल्द अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ यार, शुरू से एक लड़का पसंद था और मम्मी पापा भी मान गए, इसलिए सब तय हो गया। एक बात कहूँ, शुरू में ना ये सब अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद सास अपने असली रंग में आती है। बेटा भी उन्हीं के रंग में रंग जाएगा। शादी होते ही बीवी से पहले माँ हो जाती है। तेरे पति के पीछे तो तुझे बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन तेरे पति के सामने ऐसा दिखाएगी जैसे तूने कुछ गलत किया हो।
अरे नहीं यार, वो लोग ऐसे नहीं है। शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। सारी सच्चाई शादी के बाद पता चलती है। अभी हमसे मिल पा रही है, बात कर पा रही है, कल तुझे ना इसका भी अधिकार नहीं मिलेगा। ये लोग बहू का क्या हाल करते हैं तुझे पता नहीं है। तो अभी प्यार में है ना, समझेगी नहीं। शादी के बाद रानी घर आ जाती है। रानी के दिमाग में अपने दोस्तों की बात फिट हो जाती है। तभी लक्ष्मी और उसकी बेटी मीनाक्षी रानी को चढ़ाए हुए कपड़ों के बारे में बात कर रही थी। इसका कपड़ा देखा है, कितना लो स्टैंडर्ड का है। ऐसे कपड़े देने से अच्छा कपड़े ही ना दिए जाए। सही बात है माँ, ऐसे तो इतना कहते हैं, इतना मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब कपड़े देने की बात आई तो इतने गिरे हुए कपड़े दे दिए। अरे कम से कम औकात देख कर तो देते। इन्होंने तो सोचा हमारी कोई औकात ही नहीं है। वही तो माँ, ये भी नहीं सोचा कि हम लड़के वाले हैं। अरे क्या ही इज्जत रह गई हमारी, अब तक तो नाक कट गई होगी हमारी। रानी को ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रहे थे। रानी को अपने दोस्तों की बात याद आ जाती है। ये माँ बेटी इतनी घटिया सोच रखती है मेरे घर वालों के लिए। इन्हें मैंने नाकों तले चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी रानी नहीं। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, हम सबके लिए कुछ मीठा तो बना कर लाओ। भाभी खीर या हलवा मत लाना प्लीज़, कुछ और नया बना कर लाना। मैंने भैया से सुना है आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। अच्छा, तो पहले दिन से ही माँ बेटी की फरमाइश शुरू हो गई। आप तो अपने आप को महारानी समझते होंगे ना। बहू कैसी बात कर रही हो, ये तो हर बहू का फर्ज होता है, परंपरा है ये। ओह, अब परंपरा का ढोंग भी करना सीख गए आप लोग। भाभी, आप माँ से किस तरीके से बात कर रही हैं? उन्होंने आपको कुछ बोला भी नहीं है। मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ, छोटे भाई की नहीं। तुम मुझसे कुछ ना बोलो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मीनाक्षी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सोचती है कि वो अपने भाई को सब कुछ बता देगी। मीनाक्षी के बताने से पहले ही रानी अपने पति से कहती है, तुम्हें पता है रॉकी, कल मेरी तबीयत कितनी खराब थी। मैंने तुम्हारी माँ से बोला पर मीनाक्षी ने अरे पहले रोना बंद करो। और मीनाक्षी ने क्या किया बताओ मुझे। मीनाक्षी ने मुझे बहुत घड़ी घोटी सुनाई। उसने बोला कि तू यही काम करने के लायक है, आराम करने के लिए नहीं। मीनाक्षी इस तरीके से तो कभी बात नहीं करती। उन्होंने किस तरीके से बात करी है ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, पर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो आप मुझे मेरे घर छोड़ाओ, चलो। अरे नहीं नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं अभी मीनाक्षी को बुलाता हूँ। मीनाक्षी इधर आओ। हाँ भाई, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? और भाभी क्यों रो रही है? ये सवाल तुम पूछ रही हो? मेरे सामने नाटक करके दिखा रही हो? भाई बात क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। पहले अपनी भाभी को नौकरानी बोलती हो और फिर पूछती हो बात क्या है। छोटी बहन हो तो छोटे की तरह बात करो, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, अपनी बहन की बात तो सुन ले। मीनाक्षी तो मेरे सामने ही थी, उसने रानी से कुछ नहीं कहा। माँ आप तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। ये मीनाक्षी मेरी और रानी की बात है। अरे पर मीनाक्षी ने कुछ किया हो तब ना। हाँ, घर पर नई बहू आई है, सब कुछ उसने किया होगा। वैसे भी तुम अपने बच्चों के अलावा किसी का साथ देती कहाँ हो माँ। रानी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब हर बात पर कोई ना कोई कलेश करके और अपनी सास, ननद और ससुर की डांट लगवाती रहती। कहाँ जा रही हो बेटा? अपने मायके जा रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बेटा, आज रॉकी के ऑफिस से कुछ दोस्त आने वाले थे लंच पर, और तुमसे मिलने भी। मैं क्या कोई शो पीस हूँ जो मुझे देखने आएंगे? मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। लेकिन बेटा, उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम कहीं बाहर ना जाओ। आज तो मज़ा ही आ गया। इस बूढ़े को भी आज सबक सिखाई दूंगी। घर में कोई है भी नहीं और किसी को पता भी नहीं कि इसने मुझे रोका था। बेटा, रॉकी आएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आज घर पर लक्ष्मी और मीनाक्षी भी नहीं है। हाँ, तो बाजार से खाना मंगा कर रखा है, पर उसके आप दे देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है बेटा, जा सकती हो, मैं देख लूँगा। रानी बाजार से मंगवाया हुआ खाना अपने ससुर के फ़ोन से ही ऑर्डर करती है और बिल पर भी उसके ससुर का ही नाम रहता है। रानी कहाँ थी तुम आज? पापा ने बताया तुम अपने घर चली गई थी। हाँ, अपने घर ही तो गई थी। कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो इतना गुस्सा कर रहे हो? मेरे ऑफिस वाले खास तौर पर तुमसे मिलने आए थे और तुम बिना बताए घर चली गई।
अरे पर आपने मुझसे ये सब कब बताया? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर जो खाना मंगवा कर रखा था वो क्यों मंगवाया जब तुम्हें कुछ पता नहीं था? अरे आप कैसी बात करते हैं? मैं कैसे कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ जब मैं यहाँ थी ही नहीं और मुझे कुछ पता ही नहीं था? तो क्या पापा झूठ बोल रहे हैं? कैसी बात कर रही हो रानी, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, अच्छा ये दिखाओ मेरे फ़ोन में ऑर्डर कहाँ है? दिखाओ, मुझे फ़ोन दिखाओ। जब तक मैं फ़ोन नहीं देख लूँगा मुझे तसल्ली नहीं होगी। मुझ पर तो शक करोगे ही, और आज अगर कुछ न मिला मेरे फ़ोन से फिर बताना क्या करना है। आई एम सॉरी रानी, पर तुम्हारे फ़ोन से तो कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, कर लो मुझ पर शक, अपने पिता पर तो कोई शक नहीं होगा ना तुम्हें। पापा ज़रा अपना फ़ोन दिखाइए। बेटा मैंने उसको बोला था कि तेरे दोस्त आ रहे हैं, पर ये रुकी नहीं, और इसने मुझसे कहा था कि खाना मंगवा कर रखा है, आप परोस देना। मैंने खाना मंगवाया था? मैंने? अरे मुझे ये रसोई में बिल पड़ा मिला है जिस पर पापा जी का नाम है। पापा आपके फ़ोन से खाना ऑर्डर हुआ है और आप इल्ज़ाम रानी पर लगा रहे हैं। हाँ, मैं इनकी बेटी जो नहीं हूँ, बहू को बहू की हैसियत से ही देखना बनता है ना। बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, मुझे ये सब बहू ने करने को कहा था। पापा सच सामने आने के बाद तो कम से कम झूठ मत बोलो। सब कुछ आपके फ़ोन से है। कह दे कि आपने रानी से कुछ कहा ही नहीं था। छोड़िए, आपसे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं रही अब। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ दिन के लिए मेरे मायके छोड़ाओ। ठीक है रानी, तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। रानी 10 दिन के लिए अपने मायके रहने चली जाती है। उसकी दोस्त उससे घर मिलने आती है। रानी तू कितनी सुंदर लगती थी, इतने लड़के तुझ पे मरते थे, और आज तेरी क्या हालत हो गई है। ये देहातियों की तरह तूने कैसी साड़ी पहन रखी है और फुल ब्लाउज। हे भगवान। लीला बिल्कुल सही कह रही है, अब तो रानी कम नौकरानी ज़्यादा लगने लगी है। अरे वो मेरी सास को ना ये सब पसंद नहीं है, छोटे कपड़े, साड़ी के ब्लाउज छोटी हो, नहीं पसंद हो उनको। हमने तो तुझे पहले ही समझाया था, अभी भी वक्त है, सोच समझ ले। दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं रानी, पास जाकर पता चलता है क्या है और क्या नहीं। तो फिर तुम लोग ही कुछ रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? रानी अपने पति को जितना इमोशनल करके अपने पल्ले में रखेगी ना, उतना तेरा फायदा होगा। मैं तो कहती हूँ नए नए तरीके निकाल कर अपने सास ससुर को फंसाती रहे। अरे पर मुझे तो ऐसा कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक काम क्यों नहीं करती, तुझे जैसे कपड़े पसंद है ना वैसे खरीद ले, और कोई ऐसे दिन पर अपने आप को गिफ्ट कर ले और अपनी सास का नाम लिख दे। तेरे पति को कौन सा पता चल रहा है कि तेरी सास ने लिखा है या तूने लिखा है। और तो और ये जो तेरी ननद है ना मीनाक्षी, अपने किसी दोस्त को उसका नंबर दे दे और उससे बोल दे इसे पटा ले, फिर तू इसे भी फंसा दे, तेरी लाइफ से तो कांटे आराम से निकल जाएंगे। रानी अपने ससुराल लौटकर अब और बदतमीजी से सबसे बात करने लगी थी। अपने जन्मदिन पर जैसा उसे उसकी दोस्त लीला ने समझाया था वैसा ही करके स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी पहन लेती है। बहू ये क्या पहना है तुमने? अब की आँख खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलूँ क्या? किस तरह से बात करती हो, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? तो कहना क्या चाहती हैं? आपके तलवे चाट कर आपसे बात करूं? मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, मेरा सम्मान करना तो दूर की बात, मुझसे बदतमीजी से बात करती हो। माँ के समान हो पर माँ तो नहीं हो, और वैसे भी तुम जैसी 2 कौड़ी की घटिया औरतों के साथ रहने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा। आने दे, आज मेरे बेटे को फिर बताती हूँ तुझे। हर बार हर गलतियाँ तेरी इग्नोर कर देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर की इज्जत नीलाम कर दे। ये क्या हल्ला मचा रखा है घर में? जब से रानी आई है उसके पीछे पड़ गए हो सारे। रॉकी आज मेरा जन्मदिन था और मैंने ये साड़ी और ये ब्लाउज इसलिए पहनी क्योंकि आपकी माँ ने ही मुझे गिफ्ट करी थी। रॉकी ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे कुछ नहीं दिया और मुझे तो पता तक नहीं था कि इसका आज जन्मदिन है। माँ मुझसे कितना झूठ बोलती हैं आप। आपने खुद ही कल मुझे याद दिलाया था कि आज रानी का जन्मदिन है और अब आप कह रही हैं कि आपको याद नहीं। रॉकी ये देखो, गिफ्ट रैपर पर माँ का नाम लिखा हुआ है। ये हैप्पी बर्थडे विश भी की लिखी हुई है। मुझे तो लगा था कि मैं ये पहनूंगी तो माँ को अच्छा लगेगा, तभी तो मैं उनकी नज़रों में उठ सकूंगी। उन्होंने तो मुझे तुम्हारी नज़रों में ही गिरा दिया। रानी जब तुम सही हो मेरी नज़रों में तो गिर ही नहीं सकती। मैं समझ गया हूँ, मेरे माँ बाप हमारी लव मैरिज से चिढ़ते हैं
और वो हमें खुश नहीं देखना चाहते। बेटा, हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि तुम हमारे बारे में ये सब सोचोगे। मैंने भी कहाँ सोचा था पापा कि मैं एक लड़की से प्यार करूंगा और उससे शादी करूंगा तो मेरे अपने परिवार वाले ही मुझे इस हाल में पहुंचा देंगे। ये सब करके रानी बहुत खुश हो जाती है और अब वो अपना दूसरा प्लान बनाने लगती है। एक दिन अचानक, मीनाक्षी, मैं इतने दिन से देख रही हूँ ये रोज रात में चुपचाप कहीं जाती हो तुम, क्या चल रहा है ये सब? भाभी वो मैं बस ऐसे ही मेरे दोस्त के घर जाती हूँ। अच्छा, तो फिर बता के भी तो जा सकती हो, बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे, ऐसे अचानक से चुपचाप घर से निकलना। कौन सा दोस्त है तुम्हारा? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहीं पास में अपने दोस्त के यहाँ जाती हूँ। वो तो मुझे भी पता है कितने दोस्त के यहाँ जाती हो। घर की नाक घर की लाडली कटवा है और दिन रात गाली मुझे पड़े। भाभी तमीज से बात करिए, मैं आपकी ननद हूँ, आपकी नौकरानी नहीं। मीनाक्षी, क्या बात हो रही थी? और ये क्या तरीका होता है अपनी भाभी से बात करने का? वो तुमसे बड़ी है ना? ये क्या बताएगी आपको, मैं बताती हूँ। पिछले कई दिनों से मैं इसे रात को बाहर जाते हुए देखती थी। आज मैंने ये बात पूछ ली तो इसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और बोला लव मैरिज करने का हक सिर्फ आपको नहीं है, मुझे भी है। भाभी झूठ बोल रही हैं, मैं बाहर जाती हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ भाभी से नहीं कहा। वो तो मैं देख ही रहा था कि तुम किस तरीके से अपनी भाभी से बात कर रही थी। मैं झूठ नहीं बोलती, वो देख, वो नीचे लड़का खड़ा है, इसी के साथ जाती है ये। भैया ये मेरा दोस्त है, पर मैं इससे प्यार करने लगी हूँ। रॉकी, ये मेरा दोस्त है और मैंने आपकी बहन से कई बार मना किया कि लड़का अच्छा नहीं है, तुम इससे बात मत किया करो, पर तुम्हारी बहन मेरी एक बात नहीं सुनती। अरे तुम चाहो तो इस लड़के से जाकर पूछ लो। प्लान के मुताबिक वो लड़का भी रानी की बात को सही ठहरा देता है, सबसे माफ़ी मांगकर चला जाता है। रॉकी अब अपने परिवार से दूर हटने लगता है। वहीं रानी अपना आखिरी प्लान बनाती है ताकि रॉकी घर के सभी लोगों को घर से बाहर कर दे, पर रॉकी रानी को ये सब करते हुए देख लेता है। अभी रात में जब पापा पानी मांगेंगे तो उनसे कह दूंगी कि वो खुद गर्म करके पी ले। सब उसी रात को रसोई में जाता हुआ देखेंगे। फिर रात में रसोई में जाकर गैस ऑन कर दूंगी, सबको लगेगा पापा ने गैस ऑन की है और मैं बहाना कर दूंगी कि मुझे मारने का ये सब नया ड्रामा था। वाह रानी वाह, शाबाश। रानी अपने प्लान के मुताबिक चलती है और सुबह रसोई में जाकर ऐसा ही ड्रामा करती है। रॉकी, जल्दी जल्दी से रसोई में आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो फालतू का? रॉकी देखो, रसोई में गैस ऑन थी। तुम्हारे घर में सबको पता है कि सुबह सुबह मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो कहना क्या चाहती हो? किसी ने तुम्हें मारने के लिए गैस ऑन कर दी? तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने खुद गैस ऑन कर ली ताकि मैं मर जाऊं? अरे मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, पर तुम्हारे परिवार को मुझसे प्यार नहीं है। अपना ये ड्रामा अपने घर दिखाना, यहां दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम अपने माँ बाप की सिखाई हुई बातों में ही आ जाओगे। मेरे माँ बाप ने तो मुझे कभी कुछ सिखाया नहीं, जो भी किया है सिर्फ तुमने किया है। कल रात भी जब तुम प्लान बना रही थी, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया था। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना तुम्हारे माँ बाप ने किया है। उन्होंने मेरे घर में आते ही मेरे माँ पापा का और उन्होंने दिए हुए सामान का मजाक उड़ाया, मेरे घर से आए हुए कपड़ों का भी मजाक उड़ाया। रॉकी की माँ ये सब सुनकर रॉकी को बताती है कि वो किस बारे में बात कर रही थी। बेटा, हमने जो तेरी बहू को सूट चढ़ाया था ना, वो बहुत हल्के कपड़े का था, और इसी पर हम सोच रहे थे कि हमारी समाज में क्या इज्जत रह गई कि हमने अपनी बहू को कितने घटिया तरीके का कपड़ा चढ़ाया है। भाई, हम तो उस दुकानदार की बात कर रहे थे जो हमें हमेशा अपना मानता है और पापा से चाचा चाचा करके बात करता है। हाँ हाँ, अब तो अपने बेटे के सामने ड्रामा करोगे ही तुम लोग, और तुम्हें आता ही क्या है? बस तुम्हारा बेटा तुम्हारे काबू में रहे और अपनी पत्नी को पैरों की जूती समझे। रानी को लाख समझाने के बाद भी उसे अपनी सास और ननद पर भरोसा नहीं होता। रॉकी रानी को लेकर उसके मायके पहुंच जाता है और अपनी सास से कहता है, मम्मी जी, मैं आज आपकी लड़की वापस करने आया हूँ। दामाद जी, ऐसी क्या बात हो गई? अगर मेरी लड़की से कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप तो बस अपनी लड़की को अब मेरे घर तभी भेजिएगा जब उसे तमीज़ आ जाए, जब उसका अहंकार टूट जाए और उसे समझ में आ जाए कि अपने बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है।